एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा की मैराथन क्लास शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों की हर विषय की मैराथन क्लास लेने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास, जिसे हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, इसकी कंप्लीट मैराथन वीडियो करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो हमारी सीटेट परीक्षा के अंदर पेपर 1 में और साथ ही साथ पेपर 2 में जो हमें बाल विकास का सिलेबस दे रखा है वो मैं आपके साथ कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करूंगी। यकीन मानिए, अगर आप ये एक सिंगल वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को ये जो बाल विकास यानी कि सीडीपी हमसे पूछी जाती है पेपर 1 में और पेपर 2 में 30 अंकों की, इसकी एक डिटेल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और वीडियो के अंत में जो हम लोगों को सीटेट द्वारा यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पलर पेपर हमें दिया गया है, उसके अंदर हमें पेपर 1 के और पेपर 2 के जो हमें सीडीपी यानी कि बाल विकास के क्वेश्चन दिए गए हैं, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। तो देखिए, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और आप लोग अपने सेपरेट शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो से आप लोगों का ये पूरा का पूरा विषय यहाँ पे कवर होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम पेपर 1 की या फिर पेपर 2 की बात करें तो दोनों में ही हमें सीडीपी यानी कि बाल विकास का जो सिलेबस है वो हमें सेम दे रखा है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आपका पेपर 1 के लिए है या फिर पेपर 2 के लिए। और जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को दिया जाता है उसमें हम लोगों को वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है, यानी कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है और ये कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को वृद्धि और विकास में अंतर यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखिए, आपके आसपास अगर कोई छोटा सा प्लांट है, अगर छोटा सा एक पौधा है और वो बढ़ रहा है, तो आपको उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसकी हाइट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखते हो जो कि आपके सामने वो बड़ा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि अभी से 2 साल पहले हमने तुम्हें देखा था, तुम इतने छोटे थे, अब कितने बड़े हो गए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें यानी कि वृद्धि की बात करें, तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है? वृद्धि से तात्पर्य है किसी भी चीज के वजन का बढ़ना, यानी कि वेट इंक्रीज होना, या फिर ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट का इंक्रीज होना। इसके अलावा अगर किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर आप कह लीजिए किसी पर्सन की यानी कि व्यक्ति की, या फिर आप कह लीजिए जो पौधे वगैरह होते हैं उनके अगर बॉडी प्रपोर्शन में यानी कि जो उनके शरीर के अनुपात में अगर परिवर्तन आता है, जो कि हम देख के बता सकते हैं, उन सभी को हम किस में रखते हैं? उन सभी को हम ग्रोथ यानी कि वृद्धि के अंदर रखते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो इसको हम माप सकते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे चेंज हैं जो कि आपके, ये कैसे हैं, जिनकी एक वैल्यू आप बता सकते हो कि पहले आप इतनी हाइट के थे, अब आप इतनी हाइट के हो। तो ये क्या है आपका? ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि आप देख के बता सकते हो। तो आई होप आपको ये ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आपकी बॉडी की वेट, हाइट और उसकी बॉडी के प्रपोर्शन में, यानी कि उसके वजन में, उसकी ऊंचाई में और उसके शरीर के अनुपात में परिवर्तन आता है, जिसको हम देख के यहाँ पे बता सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्वांटिटेटिव नेचर कहते हैं। क्वांटिटेटिव नेचर मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हम मात्रात्मक के नाम से जानते हैं। यानी कि वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक, जिसे हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि किसी भी व्यक्ति की जो वृद्धि है यानी कि ग्रोथ है, वो रुक जाती है कब? मैचुरेशन के बाद, यानी कि परिपक्वता के बाद क्या होता है कि किसी भी चीज की जो हाइट है, किसी भी चीज का जो एक तरीके से वेट तो हम कह सकते हैं वो हमारे खान पान पर निर्भर करता है, हाइट जो है एक समय के बाद रुक जाती है। ये हमारे ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, पेड़ क्या है? एक छोटा सा जो पौधा होता है वो बड़ा होते होते पेड़ बन जाता है, यानी कि ट्री में वो कन्वर्ट हो जाता है। पर आप ये नोटिस करोगे कि हर पेड़ की एक फिक्स ऊंचाई होती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ता, क्योंकि वो मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता के बाद ये चीज रुक जाती है। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात करें तो देखिए, विकास के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये आपके गुणात्मक भी होते हैं, यानी कि क्वालिटी में जो चेंजेस आए, जैसे कि हमारे व्यवहार में यानी कि बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं,
उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी कि इस आपका बिहेवियर पहले इतना था अब इतना है, ऐसे नहीं कह सकते। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्वालिटी होती है, ये हमारे गुण होते हैं जो फैक्टर यहाँ पे काउंट होंगे। इसके अलावा ये जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है, ये आपका ये क्वालिटेटिव और साथ ही साथ इसको हम कुछ हद तक माप भी सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव, इसमें दोनों फैक्टर आपके आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने मात्रात्मक देखा था, यहाँ पर मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक भी होती है। इसके अलावा डेवलपमेंट जो होता है किसी भी चीज का, वो उसकी डेथ तक, यानी कि जब से बर्थ हुआ है तब से लेकर जब तक वो अलाइव रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक डेवलपमेंट यानी कि विकास होता रहेगा। अगर देखिए हमसे ये पूछा जाए कि विकास कितने तरीके के होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट के टाइप कितने हैं, तो हम कहेंगे कि ये कई सारे टाइप के होते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल है। तो देखिए हम लोगों को ये पेपर में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, आप कहोगे इट इज ऑफ सेवरल काइंड। सेवरल काइंड मतलब ये कई तरीके का होता है, इसको आप एक तरीके में हम इसे बांध के नहीं रख सकते। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है जो डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि जो हमारे शारीरिक विकास होते हैं जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये तो हमारी इजी टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम देखें आगे यहाँ पे बता रखा है डेवलपमेंट यानी कि विकास जो होता है, अगला क्या है यहाँ पे संज्ञानात्मक, यानी कि जो हमारी कोग्निशन संज्ञान से हमारे जो जुड़ा होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो अगर विकास हो तो फिजिकल डेवलपमेंट, अगर हमारे कोग्निशन यानी कि संज्ञान में अगर हमारे डेवलपमेंट हो, विकास हो, तो वो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अलावा समाज के साथ यानी कि सोसाइटी के साथ जैसे ही बच्चा कांटेक्ट में आएगा वैसे ही उसमें क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसके इमोशन में भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे वो लोगों से मिलता है वो नई नई चीजें सीखता है, तो यहाँ पे भावनात्मक विकास भी देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बोला कि जैसे वो समाज के संपर्क में आएगा तो जो हमारी सोसाइटी में जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, जो भाषा यहाँ पे बोली जाती है, उसका भी विकास उसके अंदर होगा, तो इसे हम भाषाई विकास के अंदर रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। एक और चीज यहाँ पे, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछे कि ये जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के बिना हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, ग्रोथ जो होती है, ये जो वृद्धि है, ये विकास का ही एक भाग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये जो वृद्धि है यानी कि ग्रोथ जो है ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, जबकि ये जो डेवलपमेंट है, जो विकास होता है, ये आपका ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बिना हो सकता है। देखिए हमारी हाइट जो है वो एक समय बाद रुक सकती है, पर डेवलपमेंट अगर हम देखें, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है वो तो आता रहेगा। जैसे जैसे हम नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है, विकास एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे वृद्धि यानी कि ग्रोथ आता है, जबकि ये जो ग्रोथ है वो आपका डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे टॉपिक्स रह गए उनको हम कवर करते हैं। अब हम समझेंगे विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी सिद्धांत अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला सिद्धांत यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। जैसा कि हमने कहा ये जो विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है, ये हमारे जन्म से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये चलता रहता है, यानी कि टिल डेथ ये आपका चलता रहता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये यहाँ पे किस तरीके का सिद्धांत है, ये निरंतरता का सिद्धांत है, ये कॉन्टिन्यूअस रहता है, ये निरंतर आपका चलता रहता है। कब तक? टिल बर्थ, टिल डेथ। तो इस तरीके से पहला यहाँ पे सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली मैनर, यानी कि क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि विकास के हमने देखे कि अलग अलग टाइप है, यानी कि डेवलपमेंट के अलग अलग यहाँ पे टाइप है, इसके अलग अलग हम लोग कह सकते हैं आयाम है, और ये सभी आपके क्रम में चलते हैं। यानी कि जो आपका शारीरिक विकास है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो हमारे भावनात्मक विकास होते हैं यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी हमारे एक ऑर्डर में चलते हैं, ये सभी हमारे एक
क्रम का अनुसरण करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, यानी कि अनूठे विकास का सिद्धांत। हम लोगों ने देखा है कि हर किसी व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमने देखी हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर किसी का जो विकास दर होगा वो अलग अलग होगा, जो डेवलपमेंट रेट होता है वो अलग अलग होगा, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हर किसी का जो विकास होगा, हर किसी का जो डेवलपमेंट होगा वो अनूठे तरीके से होगा, वो यूनिक तरीके से होगा। इसके अलावा अगर हम अगले प्रिंसिपल की बात करें, अगले सिद्धांत की बात करें, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, तो हमें इस चीज़ को क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हमें सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लेना है, और हमें ये देखना है कि हर किसी बच्चे का जो विकास दर होगा, यानी कि जो डेवलपमेंट रेट होगा, वो अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि हम लोगों में यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसके अलावा जो अगला यहाँ पे मैं आपके सामने सिद्धांत ये देखूंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हमें जो विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है, इसका हमें क्रमिक पैटर्न भी यहाँ पे समझना है। अब देखिए, क्रमिक पैटर्न मतलब जो हमारे शरीर में यानी कि ये जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो आपका दो तरीके से होता है। अगर एक बच्चा है, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने दो अलग अलग बच्चे बना रही हूँ, और यहाँ पे हमें ये बता रखा है जो हमारा विकास होता है वे दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करता है। सबसे पहला होता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। अब देखिए, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। अगर जो हमारा विकास है वो हमारे सर से शुरू होके नीचे की तरफ आए, यानी कि सर से पैर की तरफ, जिसे हम हेड टू टो के नाम से भी जानते हैं, इस टाइप के जो डेवलपमेंट होता है, इस तरीके का जो विकास होता है, उसे हम सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे ये कहाँ होता है, तो अगर आपने एक छोटे से बच्चे को नोटिस किया होगा, उसका सबसे पहला जो बैलेंस होता है उसके सर पे होता है, और धीरे धीरे उसके शरीर में नीचे की तरफ यानी कि पैरों की तरफ जो बैलेंस है वो बनने लग जाता है। तो ये आपका है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इसके अलावा अगला होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जो कि हमारा मध्य भाग। अब आपने अगर ये चीज़ सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले बच्चे की जो हार्ट बीट है वो सुनाई देती है, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो सुनाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, उसकी धड़कन सुनाई देती है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे शरीर का जो मध्य भाग है सबसे पहले वो विकसित होता है, और उसके बाद जो परिधि होती है, जो एक्सट्रीम पार्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, वो बाद में डेवलप होंगे। तो देखिए, हेड से टो तक अगर जाएगा, सर से पैर तक जाएगा, तो वो आपका सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस के अंदर आएगा। और अगर आपका ये जो है मध्य भाग यानी कि सेंटर पार्ट से परिधि यानी कि एक्सट्रीम पार्ट तक जाएगा, तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस के अंदर आएगा। अब चलिए आगे के जो टॉपिक है वो जरा कवर करें। आगे बढ़ते हैं और विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को जरा डिटेल में डिस्कस करें। अब देखिए, जो हमारे अलग अलग डेवलपमेंट है यानी कि जितने भी तरीके से हमारे शरीर में विकास होता है, इसको यहाँ पे अलग अलग अवस्थाओं में यहाँ पे विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था आती है, पहली जो स्टेज आती है, उसे हम प्री नेटल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, ये किनको कहा गया है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है यानी कि मदर वॉर्म में होता है, यानी कि जब मदर वॉर्म में माँ के गर्भ में वो 9 महीने का समय व्यतीत करता है, उसके शरीर में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको यहाँ पे प्री नेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था के अंदर रखा गया है। अब देखिए, इसके अंदर तो जो मदर वॉर्म के अंदर यानी कि माँ के गर्भ के अंदर जो भी आपका बच्चे में क्या होगा, विकास होगा, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो अगला यहाँ पे शीशावस्था, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो इस अवस्था के अंदर आते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, वो बोलना चलना फिरना शुरू नहीं करता है, तब होता क्या है कि वह अपने आसपास के लोगों को देखता है और उनको अनुकरण करता है। उनको अनुकरण यानी कि उनको इमिटेट करता है। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है, वो सीधा बोलना तो शुरू नहीं करेगा,
पर अपने आसपास के लोगों को सुन पा रहा है, उनको महसूस कर पा रहा है, तो उनको धीरे धीरे उनसे वो चीजें सीखेगा और उन्हीं की वहां पे नकल करेगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होगा, कुछ महीनों का होगा, तो वो दूसरों को नकल करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के होते हैं। अब इस अवस्था, ये जो अवस्था जब शुरू होती है, तब सीधा बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पे बोल के अपनी समस्या यहाँ पे नहीं बता पा रहा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस अवस्था के अंदर जो यहाँ पे शिक्षक होते हैं, जो यहाँ पे टीचर होते हैं, वो क्या है, वो उनकी जो इंद्रियां हैं, जो उनके सेंसेस हैं, वही यहाँ पे उनके लिए एक तरीके से टीचर है, उन्हीं से वो चीजें सीख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि सीखने का आदर्श काल होता है। इस अवस्था के जो बच्चे हैं, इनके सामने अगर आप जो भाषा बोलोगे वही भाषा वो सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो आपको अनुकरण कर रहे हैं, वो यहाँ पे इमिटेट कर रहे हैं। ये एक आदर्श काल होता है। इस अवस्था के बच्चों को अगर आप हिंदी सिखा रहे हो, यानी कि आपके घर में हिंदी बोली जा रही है, तो थोड़ा बड़ा होके, जैसे कि 1-1.5 साल का होके, वो प्रॉपर हिंदी बोलेगा। अगर आपके घर में इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश बोलेगा। अगर कोई और भाषा बोली जा रही है तो वही भाषा का वो अनुकरण करता है, वही भाषा वो सीखता है। इसीलिए इस अवस्था को सबसे आदर्श काल माना गया है किसी भी चीज को सिखाने का। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे इस अवस्था के अंदर देखा गया है शारीरिक विकास जो होता है, यानी कि जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ पे काफी तीव्रता से होता है। अगर आप देखें तो बच्चे की बॉडी में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बच्चे के शरीर में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत तीव्रता से होता है। अब देखिए अगली ये जो अवस्था होती है, ये हमारी बाल्य अवस्था, जो कि है चाइल्डहुड। अब देखिए चाइल्डहुड को यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो बच्चे 3 से लेकर यहाँ पे 7 वर्ष के होते हैं, उनको यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रखा गया है, और 7 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, ये पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, इसके अंदर बच्चा देखिए अभी 3 साल का है, तो अभी जस्ट ये स्कूल जाने से पहले वाली अवस्था है, तो इसे हम प्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी कि अहम केंद्रित होते हैं। वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जल्दी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अभी तक अपने घर परिवार में थे, अभी वो दोस्त वगैरह भी बनाना उन्होंने शुरू नहीं किया था जब ये अवस्था शुरू हुई थी। तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि धीरे धीरे बाद में जाके वो खुलेंगे, पर शुरुआत में ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और ज़्यादातर समय ये अपने खिलौनों के साथ व्यतीत करते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि खिलौना अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगर हम लेटर चाइल्डहुड के बारे में समझें, तो जैसे कि मैंने कहा कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके लेटर चाइल्डहुड के अंदर आते हैं। और क्योंकि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप में आपका खेलना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पे लड़कियों के ग्रुप होते हैं, लड़कों के ग्रुप होते हैं, तो ये आपका गैंग एज होती है, इसको हम गैंग एज बोलते हैं। अगर आपसे पूछे टॉय एज क्या है तो आप बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड, और अगर आपसे पूछे गैंग एज, यानी कि जब बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं, वो कौन सी है, वो है लेटर चाइल्डहुड। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो बच्चे का जो तार्किक चिंतन है, यानी कि अगर एक तरीके से कह लें कि लॉजिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर होता है कि ये चीज़ ऐसी होती है तो क्यों होती है, और ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं होती, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। और देखिए क्योंकि इस अवस्था के बाद अगली जो अवस्था है वो किशोरावस्था होने वाली होती है, यानी कि उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले होते हैं, तो यहाँ पे ये अवस्था खत्म होते होते हम कहते हैं ये एक तरीके से ट्रबलसम एज मानी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे उनके मन में है, लड़कियों में ये चेंजेस हो रहे हैं, लड़कों में वो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अंदर ये चेंजेस क्यों है, हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है। तो देखिए इस तरीके से ये ट्रबलसम एज मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा दुविधा में होता है। इसके अलावा जो अगली अवस्था यहाँ पे है वो है किशोरावस्था, जिसको हम अडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए अडोलेसेंस जो है वो यहाँ पे क्या है, ये 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब देखिए इस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। अब इस अवस्था में होता क्या है, ये एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है जिसमें हम लोगों का अगर देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास जो होता है अपनी परम चरम सीमा पे होता है। इसके अलावा हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, भावनात्मक जो हम लोगों के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है कि हमारे अंदर ये सब चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है या बाकियों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो ना हम अपने घर वालों के साथ शुरुआत में शेयर करना
चाहते हैं और ना ही हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में यहाँ पे खुल के बात करते हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि हम लोगों को चीज़ों के साथ एडजस्ट करने में, जैसे कि हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हम किसी के साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर पाते, तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां यहाँ पे देखने को मिलती है। आई होप ये जो मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं ये डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए जो आगे के टॉपिक है वो कवर करें। अब हम समझेंगे आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो प्रभाव है, हम किस में देखने वाले हैं, तो ये हम बालक के विकास में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर देखने वाले हैं। तो इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि ये जो आनुवांशिकता एवं वातावरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि हेरिडिटी क्या होती है। एक बच्चे को अपने माता पिता से जो गुण जो होते हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि विरासत में उसे मिली होती है, यानी कि जो बच्चे को इनहेरिटेड कैरेक्टर मिले होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे का अगर जन्म होता है तो जन्म के बाद हम क्या करते हैं कि बच्चे के जो अगर देखा जाए आंखों का रंग हो गया या फिर बच्चा किस तरीके से दिखता है, उसकी नाक किस तरीके से है, ये सब हम क्या कहते हैं कि ये इसकी मम्मी से मिलता है, ये इसके पापा से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे गुण जो होते हैं, ये सारे क्वालिटीज जो होते हैं, ये बच्चे को उनके माता पिता से या फिर कह लीजिए दादा दादी से या नाना नानी से क्या होते हैं, ये विरासत में मिले होते हैं। इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम हेरिडिटी के नाम से जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम देखें ये जो आनुवांशिकता होता है यानी कि हेरिडिटी होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे इफेक्ट लिखे हैं। सबसे पहला है शारीरिक लक्षण, जो हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, फिजिकल कैरेक्टर होते हैं। इसमें तो हम लोगों को यहाँ पे दिखता है कि वो बच्चा जो है वो अपने या तो माता से मिलता होगा या थोड़े उसके गुण पिता से मिलते होंगे। तो सबसे पहला तो प्रभाव हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं उन पर पड़ता है। इसके अलावा अगला है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो देखिए अगर बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है तो ये कहते हैं कि पहले इनके पापा भी जो थे स्कूल टाइम में वो बहुत बुद्धिमान थे, या फिर जो उनकी माता थी वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, तो वो बच्चा जो है उन पे गया है। तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है यानी कि जो बच्चे की इंटेलिजेंस होती है वो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव आपका हेरिडिटी की वजह से होता है। इसके अलावा जो बच्चे की रुचि है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, कई जगह देखा गया है कि किसी के अगर माता पिता सिंगर है तो उनके बच्चे जो है वो गाने वगैरह में रुचि रखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है बच्चे में किससे आए, उनके माता या पिता से आए। इसके अलावा अगला है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। कई सारे ऐसे रोग हैं जो कि माता पिता से वो बच्चे में जाते हैं, जिसमें से एक है HIV एड्स। तो देखिए यहाँ पे देखा गया है कि हर बारी पॉजिटिव चीज़ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ें भी बच्चे को मिल जाती हैं। इसके अलावा अधिगम यानी कि जो लर्निंग होती है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के आनुवांशिक कारक का। इसके अलावा यहाँ पे जो पर्सनालिटी होती है यानी कि व्यक्तित्व होता है, इस पर भी कहीं ना कहीं बच्चे का असर पड़ता है। जिस तरीके की पर्सनालिटी उनके पेरेंट्स की होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके का वातावरण जो है बच्चे को मिलेगा, जब बच्चे का विकास हो रहा होगा, तब बच्चे के यहाँ पे इन सारी क्वालिटी में, इन सभी चीज़ों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण का भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक कारक क्या है। अगर हम देखें ये जो एनवायरनमेंट है यानी कि वातावरण है, वातावरण को समझते हैं तो देखिए ये बोल रखा है कि इससे क्या अभिप्राय है, यानी कि इससे हम क्या समझते हैं, हमारे चारों तरफ का माहौल यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारे सराउंडिंग होती है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, एक्सेप्ट जीन्स जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिले। इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक को कवर करो तो आपको दो टर्म पता होने चाहिए, एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर, जो कि होता है पोषण। तो देखिए दोनों को हम किस तरीके से समझेंगे। जो नेचर होता है उसको यहाँ पे आनुवांशिक कारक के साथ जोड़ा गया है, यानी कि हेरिडिटी के साथ जोड़ा गया है। अब देखिए जो हमारे आनुवांशिक कारक होते हैं वो हमारे माता पिता से हमें एक बार मिल जाते हैं और वो हमारे बदल नहीं सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे स्टैटिक होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। इसके अलावा जो नर्चर होता है, जो पोषण होता है, वो कब होता है, जब बच्चा वातावरण के एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, एनवायरनमेंट, जो कि डायनामिक होता है, जो कि आपका किस तरीके का होता है, ये परिवर्तनशील होता है, यानी कि चेंज हमारा हो जाता है। तो देखिए नेचर और नर्चर में आप कंफ्यूज मत होइएगा।
और ये माना गया है कि किसी भी बच्चे के विकास में यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उनमें हमारे एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण और हेरिडिटी यानी कि जो आनुवंशिक कारक होता है दोनों का दोनों प्रभाव डालते हैं हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से अभी हमने कवर किया इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता एंड वातावरण का प्रभाव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझेंगे सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण को। तो देखिए इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आराम से फंस जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन को समझे तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम कभी भी किसी भी संस्कृति या समाज के यानी कि किसी भी कल्चर या फिर किसी सोसाइटी के जो यहाँ पे नॉर्म्स बने हुए हैं, जो यहाँ पे एक तरीके से नियम बने हुए हैं, उनको अगर हम अपनाते हैं, उनको अगर हम ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर हमारा समाजीकरण हो जाता है। अब देखिए जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के संपर्क में आता है यानी कि अपने मम्मी पापा के वो कॉन्टैक्ट में आता है, अपने घर वालों के वो कॉन्टैक्ट में आता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने समाज में चलने वाली चीज़ों को समझने लग जाता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगा, अगर मैं ये काम करता हूं तो ये चीज अच्छा है और ये चीज बुरा। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से आप कह लीजिए एक्ट बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं जिनको हम अपना लेते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमें एक अच्छा व्यक्ति कहलाया जाएगा, अगर हम चोरी करेंगे तो ये हमारे समाज में एक तरीके से दंडनीय होता है यानी कि इसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बता रखा है ये जो समाज शब्द है यानी कि जो हमारी सोसाइटी वर्ड है ये आया कहाँ से, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये एक संस्कृत शब्द से आया है, ये दो संस्कृत शब्द से आया है, एक है हमारा सम और दूसरा है हमारा अज। अब देखिए सम का मतलब होता है इकट्ठा यानी कि सब चीज़ें हम इकट्ठा साथ में हैं, और साथ ही साथ अज का मतलब होता है साथ रहना। अगर हम इकट्ठा मिलके साथ में एक जगह पे रहते हैं तो हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, वहाँ पे हम अपनी सोसाइटी यानी कि अपना समाज यहाँ पे बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है जो सामाजिकरण होता है, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो औपचारिक यानी कि ये फॉर्मली भी हो सकता है यानी कि हम किसी जैसे स्कूल में जाएं तो हम लोग वहाँ पे चीज़ें सीखें कि हम लोगों को क्लासरूम में कैसे बैठना है, हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना है, हमें टीचर के साथ किस तरीके से बात करनी है, तो ये हमारे औपचारिक तौर से आ जाएगा यानी कि फॉर्मली आ जाएगा। इसके अलावा आज जो सामाजिकरण है, जो सोशलाइजेशन है वो आपका अनौपचारिक तौर से भी होता है यानी कि इनफॉर्मली भी होता है। जैसे कि आप अपने दोस्तों से अगर कोई चीज़ सीख रहे हो, अपने आस पड़ोस के लोगों से कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो इनफॉर्मली यानी कि जो अनौपचारिक तौर से ये चीज़ हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिकरण जो है एक तरीके से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे, जितने ज़्यादा लोगों के हम कॉन्टैक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा हम लोग नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए इससे क्या होता है कि ये हमारी चीज़ें आगे आगे चलते रहती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रकार यानी कि जो सामाजिकरण है इसके अगर हम सोशलाइजेशन के टाइप देखें, वैसे तो ये 5 अलग अलग टाइप के होते हैं बट सीटेट परीक्षा में आपके 2 मेन टाइप यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा प्राथमिक सामाजिकरण जिसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है द्वितीय सामाजिकरण जिसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा है तो ये किसके द्वारा हो रहा होगा यानी कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए प्राथमिक वर्ड से आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी यानी कि ये बेसिक स्तर है। अब देखिए सबसे पहले बच्चा क्या होता है, किसके संपर्क में आता है, तो आप कहेंगे उसके परिवार के संपर्क में आता है। फैमिली और पीयर्स यानी कि जो दोस्त हैं ये दोनों के दोनों आपके किस में आ जाएंगे, ये हमारे प्राथमिक सामाजिकरण में आ जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपने सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा वो मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि आप कह लीजिए न्यूज़ वगैरह से जो चीज़ें सीख रहा है। इसके अलावा वो स्कूल जाता है तो स्कूल में भी नई नई चीज़ें सीखता है। तो ये हमारे सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है यानी कि द्वितीय सामाजिकरण इनके द्वारा होता है, और प्राथमिक सामाजिकरण जो है वो उसके परिवार और उसके पीयर्स यानी कि जो उसके दोस्त हैं
जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सोशलाइजेशन होता है यानी कि सामाजिकरण होता है, इसके कौन कौन एजेंट होते हैं, मतलब कौन कौन यहाँ पे बच्चे के सामाजिकरण के लिए यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तरदायी हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले तो उसका परिवार यानी कि जो फैमिली से वो चीज़ें सीख रहा है, तो परिवार जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण का सूत्र माना जाता है, यानी कि प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है वो उसकी फैमिली से शुरू होता है। इसके अलावा पीयर्स यानी कि जो उसके जो दोस्त होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, अच्छी बुरी हर तरीके की चीज़ें। जो उसका स्कूल होता है, जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजिंग यानी कि दूरती समाजीकरण का स्रोत है, ये माना जाता है। इसके अलावा जो मीडिया है, जैसे कि हमारे फ़ोन हो गए, हमारे ये जो लैपटॉप है, हम टीवी से या फिर न्यूज़पेपर से जो भी चीज़ें सीखते हैं वो सारी मीडिया के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो हमारा रिलीजन होता है, जिस धर्म से हम होते हैं उस धर्म की भी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे है कि जो सोशलाइजेशन होता है यानी कि सामाजिकरण होता है, उसके कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसा आपको आपके घर में माहौल मिलेगा उसी तरीके से आप बड़े होंगे और उसी तरीके की चीज़ें आप सीखेंगे, ये तो आप मानते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा खुद का परिवार, दूसरा होता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आस पड़ोस के लोग किस तरीके से बर्ताव करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से है, उसी तरीके से हमारा खुद का बिहेवियर भी हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति होती है यानी कि जो हमारा कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग, हमारी जो चिंतन होती है, हमारा पर्सपेक्टिव यानी कि दूसरों को देखने का जो नजरिया होता है वो भी बन जाता है। इसके अलावा जो हमारे अनुवांशिक कारक होते हैं, हेरिडिटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सोशलाइजेशन को यहाँ पे अफेक्ट करती है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग ये समझ सकते हैं कि हर टॉपिक को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के उसके बाद एक्सप्लेन करना बहुत टफ है, बट मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के ये परीक्षा अच्छे से अच्छे अंकों से क्लियर हो। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग अपनी CDP यानी कि बाल विकास को अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। बस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना सा डिमांड है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के नोट्स आप सेल्फ नोट्स बनाएं। तो देखिए ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, आप लोगों का एक साथ यहाँ पे, आपको पता है बाल विकास पूरे 30 अंकों का आता है, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में, तो आपके 30 अंक जो हैं 30 मार्क्स जो है यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं। अब चलिए आगे जो टॉपिक हमारे बच गए हैं उनको जरा कवर करें। अब हम CDP के अंदर पूछे जाने वाले, बाल विकास के अंदर पूछे जाने वाले 3 अलग अलग जो हमारे सिद्धांत हैं इनको हम देखने वाले हैं और इनसे संबंधित हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कंफर्म है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इससे संबंधित हमने पहले भी आप लोगों के टॉपिक कवर किए हैं, पर यहाँ पे मैराथन है तो सभी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो जीन पियाजे ने यहाँ पे बच्चों की अवस्थाओं में, बच्चों की स्टेजेस में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, इसके लिए अपने खुद के बच्चों पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा इन्होंने हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दिए कि बच्चे इस तरीके से, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर हमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म दिए जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला आता है स्कीमा। स्कीमा ये बताता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में किस तरीके से अपने माइंड में एक तरीके से इमेज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखें, अगर एक बच्चे को कहा जाए कि पेड़ किस तरीके से दिखता है तो बच्चे के माइंड में कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा। बॉल किस तरीके से दिखता है तो बॉल के लिए बच्चे के माइंड में इस तरीके का एक इमेज बनेगा। तो देखिए हर चीज़ के लिए हमारे माइंड में एक सेट पैटर्न है चीज़ों को लेके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्कीमा बताता है। अब देखिए बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चे को क्या करना होता है, बच्चे को यहाँ पे अनुकूलन करना होता है यानी कि एडेप्टेशन करना होता है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बच्चा यहाँ पे एक नए एनवायरनमेंट के साथ जब जुड़ रहा होता है तब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, अनुकरण करता है, एडेप्टेशन करता है। वो भी 2 तरीके से, एक यहाँ पे है एसिमिलेशन और दूसरा यहाँ पे है हमारा समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। अगर बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है यानी कि पेड़ इस तरीके से दिखता है, वो उसके नए ज्ञान के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके अगर पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में बहुत ज़्यादा अंतर है और उसे अपने पूर्व ज्ञान को बदलना पड़े तो यहाँ पे उसके लिए हम अकोमोडेशन शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि है समायोजन। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में अगर तालमेल हो तो इसके लिए क्या, एसिमिलेशन। और अगर पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में तालमेल ना बैठे, उसको अपने पूर्व ज्ञान को यानी कि प्रीवियस नॉलेज को अगर चेंज करना पड़े तो इसके लिए क्या, अकोमोडेशन वर्ड का यूज़ करते हैं।
इसके अलावा इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है इसके अंदर हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दिए। सबसे पहले है संवेद्य पेशीय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक देखा जाता है, यानी कि 0 to 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है वैसे ये अवस्था शुरू हो जाती है। अब देखिए इस अवस्था का नाम यहाँ पे संवेद्य पेशीय अवस्था इसलिए है क्योंकि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो अपने सेंसेस की मदद से अपने आसपास की चीज़ों को सीखते हैं। इसीलिए इस अवस्था में ये माना जाता है कि जो बच्चे के सेंसेस हैं, जो बच्चे की इंद्रियां होती हैं, वो एक तरीके से शिक्षक यानी कि टीचर का यह काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपके साथ जब स्टेजेस डिस्कस की थी डेवलपमेंट की, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे दूसरों को नकल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का इमिटेटिव बिहेवियर होता है क्योंकि अभी बच्चा यहाँ पे बोल चल फिर नहीं पा रहा, तो बच्चा यहाँ पे बस दूसरों को नकल करके चीज़ें सीख रहा है। इसके अलावा बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, यानी कि जब तक उसके आंखों के सामने कोई वस्तु रहती है तब तक उसके लिए वो वस्तु का यहाँ पे एक कह लीजिए आइडेंटिटी है। जैसे ही उसके सामने से वो वस्तु हटा ले तो उसको लगता है कि वो वस्तु है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस चीज़ को बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस और इमिटेटिव बिहेवियर कब आता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेद्य पेशीय अवस्था के अंदर ही देखा जाता है। इसके अलावा अगली जो अवस्था है ये है आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। यानी कि जैसे ही अवस्था खत्म होती है उसके बाद दूसरी अवस्था ये शुरू हो जाती है। अब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो देखिए 2 से लेकर 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो अपनी चीज़ें जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए ये ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं, हम केंद्रित बोलते हैं इनको। एनिमिज्म इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कार्टून वगैरह बहुत देखते हैं, तो इनको लगता है कि वो जो वर्ल्ड है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी कि कार्टून में वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो चीज़ें असल में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा अगला है इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि ये चीज़ों को पलट के नहीं सोच पाते। अब देखिए इसके लिए एक उदाहरण है, अगर बच्चे को 2 और 3 को जोड़ के बताया जाए कि ये कितना होता है, 5 होता है। इसके बाद बच्चे को बोला जाए कि 3 और 2 को जोड़ो, तो वो फिर से अपने हाथों की मदद से या फिर इन्हें जोड़ने लग जाएगा। उसको अभी इतना डीप में नहीं पता चीज़ें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए इसके अलावा जो अगली अवस्था है ये है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है। अब देखिए 7 से लेकर जो 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो इस अवस्था के अंदर आते हैं। इनके अंदर जो तर्क है, जो लॉजिक है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का ज्ञान इन्हें आ जाता है, यानी कि कितना अमाउंट है, कितना एरिया यानी कि कितना क्षेत्रफल है, ये सब चीज़ें समझने लग जाते हैं। ट्रांजिटिविटी यानी कि 2 चीज़ों में तुलना ये करने लग जाते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को इस तरीके से आपका स्टिक दिखाई जाए तो बच्चे को पता होता है कि जो पहली वाली स्टिक है दूसरी वाली स्टिक से छोटी है, तीसरी वाली स्टिक जो बी वाली है वो सी वाली से छोटी है। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन यानी कि तुलना भी ये करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो आखिरी अवस्था आती है वो है औपचारिक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यहाँ तक ये 11 से लेकर आगे के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर ये अवस्था देखी जाती है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो हम अगर रीजनिंग देखें तो वो डाइवर्स तरीके से, यानी कि एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान ये देखने लग जाते हैं। लॉजिक इनका बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, यानी कि जो चीज़ें इमेजिनेशन से हम सीखते हैं उन चीज़ों के बारे में भी ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आई होप ये मैंने जो डिटेल में और शॉर्ट आप लोगों को कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अभी डिस्कस किया, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे वाइगॉट्स्की का सोशो कल्चर थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला, अगर बच्चे का विकास करना है, बच्चे का अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो बच्चे को समाज और संस्कृति के परस्पर संबंध में आना होगा। परस्पर संबंध मतलब इंटरैक्शन में आना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बच्चा अपनी सोसाइटी और कल्चर के कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा बच्चे के अंदर यहाँ पे भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनकी थ्योरी को पढ़ें तो इन्होंने हमें ZPD के बारे में हमें बताया, जिसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर इन्होंने हमें एक ग्राफ या फिर आप कह लीजिए एक लॉजिक हमें दिया कि यदि आप एक छोटे बच्चे को देखो तो वो चल फिर पाता है, दौड़ पाता है। अब ये सारी एक्टिविटी क्या है, ये सारी एक्टिविटी वो बिना किसी की मदद के कर रहा है। जैसे कि 5-6 साल का बच्चा आप ले लीजिए, वो ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। अब एक दिन उसके पापा ने उसे क्या किया, बाईसाइकिल खरीद के दी। अब शुरुआत में तो उसे किसी ना किसी से वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब जिस भी व्यक्ति से वो
अपना बाईसाइकिल चलाना सीखेगा वो यहाँ पे उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, MKO। MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको साइकिल चलाना पहले से आता है वो बच्चे के लिए क्या होगा, MKO, साइकिल चलाना उसको सिखाएगा। अब जो साइकिल चलाना वो जो उसके पेरेंट्स उसे सिखा रहे हैं, सिखाने को यहाँ पे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब हम जब किसी की मदद करते हैं उस कार्य को सीखने के लिए। मैंने क्या कहा कि आप मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी बेसिक एक्टिविटी जो है, बेसिक क्रियाकलाप जो है वो कर पा रहा है। अब उसके बाद उसके पापा ने उसे साइकिल ला के दी। अब साइकिल चलाना सीखने के लिए तो पहले उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो उसे वो काम सिखा सके, तो वो क्या होगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त कोई भी हो सकते हैं। अब ये जो MKO है वो उसकी मदद कर रहा है, जो हेल्प होती है, जो हमारी हेल्प दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, इसको पांड या फिर आप स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो एरिया जिसमें हम किसी की मदद करते हैं, इस एरिया को यहाँ पर वाइगॉट्स्की ZPD के नाम से जानते हैं। इस पूरे क्षेत्र को, इस एरिया को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसके बाद क्या होता है, बच्चा उस काम को सीख जाता है और बच्चा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वो शुरुआत में पहले साइकिल नहीं चला पा रहा था, अब वो साइकिल चला पा रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे वाइगॉट्स्की ने हमारे जो स्पीच होते हैं, जो वाक होते हैं, इसके अलग अलग यहाँ पे प्रकार बताए। सबसे पहले सामाजिक वाक यानी कि सोशल स्पीच, जो अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच, जो हम खुद को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, खुद को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। कई बारी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आप एग्जाम में ही पेपर सॉल्व करेंगे, तो कई बारी क्या होता है कि हम खुद से ही स्वयं से बात कर रहे होते हैं, खुद को बताते हैं नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि इस वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारी प्राइवेट स्पीच होती है, व्यक्तिगत वाक होती है। इसके अलावा अगला है आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच। इनर स्पीच के अंदर क्या आता है कि कई बारी हमारे अंदर से कोई गट फीलिंग आती है, नहीं यार ये नहीं करता, आज कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, ये काम आज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमारी गट फीलिंग, हमारे जो सेंसेस यहाँ पे काम करते हैं, वो आपकी इनर स्पीच के अंदर आती है। ये हमें बताया था वाइगॉट्स्की ने अपनी सोशो कल्चर थ्योरी के अंदर। अब चलिए आगे देखते हैं कोलबर्ग की ये जो हमारी मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिकता का सिद्धांत हमें दिया था। इसमें 3 लेवल और 6 अलग अलग स्टेजेस हमें दिए गए। इनका ये मानना है कि बच्चा किस तरीके से नैतिकता को अपनाता है, यानी कि मोरालिटी को किस तरीके से अपनाता है। इसके लिए इन्होंने एक परीक्षण किया जिसमें इन्होंने बच्चों को एक डेलिमा में, डेलिमा क्या होता है, दुविधा होती है, दुविधा में डाला और हिंस की कहानी यहाँ पे बच्चे को सुनाई। तो देखिए हिंस एक व्यक्ति है जिसकी जो पत्नी है वो बीमार है। अब हिंस जो है एक गरीब व्यक्ति है और उसको डॉक्टर को यहाँ पे क्या करना है, डॉक्टर को यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि अगर आपको अपनी पत्नी को बचाना है तो आपको ये क्या करना होगा, केमिस्ट शॉप से ये सारी दवाइयाँ खरीद के लानी होगी। अगर आप दवाइयां खरीद के लाते हो तो आपकी जो पत्नी है वो बच जाएगी। हिंस के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो वो क्या करे, या तो वो दवाइयों को चुरा ले और अपनी पत्नी को बचा ले, या फिर हिंस क्या कर सकता है कि वो अपनी पत्नी को उसके हालत पे छोड़ दे। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि बच्चों को पूछा जाता है कि हिंस अपनी जगह सही है या फिर हिंस को दवाइयाँ नहीं चुरानी चाहिए थी। तो देखिए बच्चे अलग अलग तरीके की यहाँ पे प्रतिक्रिया देते हैं, अलग अलग तरीके का बच्चों का यहाँ पे आंसर होता है और इस हिसाब से यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल और 6 अलग अलग स्टेजेस बनाई गई हैं। पहला जो लेवल है ये आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है, यानी कि ये पूर्व पारंपरिक अवस्था है जिसके अंदर यहाँ पे 2 अलग अलग आपकी ये स्टेजेस ये दी गई हैं। 2 अलग अलग स्टेज के अंदर ये क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये बोला गया कोलबर्ग के अनुसार कि बच्चा जो है वो शुरुआत में जैसे जन्म के साथ ही यहाँ पे नैतिकता का अनुसरण नहीं करता, जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने समाज के संपर्क में आता है तब जाके वो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बच्चा यहाँ पे नैतिकता का अनुसरण करता है। सबसे पहले जो आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है इसके अंदर बच्चा जो है वो नैतिकता इसलिए अपना रहा होता है क्योंकि बच्चे को पनिशमेंट या फिर ओबीडिएंट यानी कि पनिशमेंट यानी कि डर से वो होता है कि उसको लगता है कि यहाँ पे अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर ओबीडिएंट यानी कि आज्ञाकारी वो होता है, तो इस वजह से वो नैतिकता का अनुसरण करता है। इसके अलावा अगला है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि बच्चा यहाँ पे लालच में होता है कि ये चीज़ अगर मैं उसके साथ शेयर करूँगा तो क्या पता कल वो मेरे साथ ये चीज़ शेयर कर सकती है। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे नैतिकता को अपनाता है इन दोनों कारणों की वजह से।
अगला यहाँ पे है लेवल 2 जो कि है आपका कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पारंपरिक स्तर। तो देखिए पारंपरिक स्तर में जो बच्चे होते हैं वो 2 तरीके से यहाँ पे स्टेजेस यहाँ पे बता रखी हैं। सबसे पहले गुड बॉय नाइस गर्ल, ये जो बच्चे होते हैं वो नैतिकता का अनुसरण इसलिए करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं उनसे बड़े या फिर उनके साथ वाले उन्हें या तो अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की कह के सराहें। इसके अलावा अगला है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो लॉ या फिर ऑर्डर से डरे होते हैं कि अगर मैं ये काम गलत करूंगा तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, मुझे जेल भेज दिया जाएगा टाइप का। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे नैतिकता का अनुसरण करता है। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पे लेवल है, अगर देखिए इस लेवल के अगर बच्चों से पूछा जाए लॉ एंड ऑर्डर वाले बच्चों से कि हिंस को दवाइयाँ चुरानी चाहिए थी तो वो कहेंगे नहीं, यहाँ पे अगर हिंस दवाइयाँ चुराएगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसको ये काम नहीं करना चाहिए, अगर इस स्टेज के बच्चों से पूछा जाए। इसके अलावा जो थर्ड लेवल है वो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे थोड़े बड़े हो जाते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपने समाज के अनुबंधन के हिसाब से हमारे समाज में ये चीज़ यहाँ पे स्वीकार की जाती है, इसे एक्सेप्ट किया जाता है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसके हिसाब से वो चीज़ें कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगला और आखिरी है सार्वभौमिक यानी कि ये जो यूनिवर्सल एथिकल होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपने आसपास के लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में सोच के यहाँ पे नैतिकता का अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग की जो थ्योरी है इसको जरा डिस्कस किया। अब चलिए जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं वो भी हम कवर करें। अब चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करें जैसे कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके साथ साथ प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन और साथ ही साथ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा हम बच्चे को कितने तरीके से दे सकते हैं, और जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है यानी कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा को यहाँ पे समझें तो देखिए समावेशी शिक्षा के अंदर ये बोला गया है कि हमें क्या करना है कि हर बच्चे को यहाँ पे अधिकार होता है कि वो एक रेगुलर स्कूल में आके अपनी शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर सके। तो देखिए समावेशी शिक्षा ये मानता है कि हमें एक नॉर्मल बच्चे के साथ एक जो डिफरेंटली एबल बच्चे होंगे यानी कि सबको साथ में इकट्ठा एक साथ पढ़ाने को ही हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम देते हैं, समावेशी शिक्षा का नाम देते हैं। यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि ये नॉर्मल बच्चे हैं तो ये यहाँ पढ़ेंगे, ये डिफरेंटली एबल हैं तो आप उनके लिए अलग स्कूल बनाएं या फिर अलग क्लासरूम बनाएं। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें हर बच्चे को समान रूप से देखना है और समानता का अधिकार जो हमारा राइट टू एजुकेशन है कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करता है कि हर बच्चे को एक नियमित विद्यालय में आके समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और हमें ये अधिकार बच्चे को देना है और सबको साथ में इकट्ठा मिलकर पढ़ाना ही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये बोला गया है कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है यानी कि समावेशी शिक्षा है ये यहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को ये फॉलो करता है। यानी कि अगर हम देखें तो हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमें एजुकेशन के जो शिक्षा के यहाँ पे हमें प्लान वगैरह जो है वो बनाने हैं। इसके अलावा अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो प्रोग्रेसिव वर्ड से आप क्या समझते हैं, जहाँ पे बच्चे का प्रगति हो रही है, जहाँ पे बच्चा यहाँ पे विकसित हो रहा है या फिर बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए हम कहेंगे कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमें क्या करना है कि ज्ञान की संरचना के लिए यानी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, प्रचुर मौके का प्रदान करना है। यानी कि हमें क्या करना है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहना है, अवसर प्रदान करते रहना है जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीखेगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस चीज़ को बिलीव करता है, इस चीज़ को ये एक तरीके से मानता है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, यानी कि कोई ना कोई बच्चे के अंदर क्षमता होती है और साथ ही साथ उसके अंदर कोई ना कोई यहाँ पे पोटेंशियल होता है जिससे वो कोई नई चीज़ सीख सके। तो देखिए हमें किसी भी बच्चे को नकारा या फिर नेगेटिव सेंस में नहीं देखना, हमें यहाँ पे देखना है कि हमें हर बच्चे का प्रोग्रेस कराना है, प्रगति करानी है और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को अपनाना होगा। यानी कि बच्चे को हमें केंद्र में रख के, चाइल्ड को हमें केंद्र में रख के हमें क्या करना है, टीचर यहाँ पे टीचिंग करेगी, टेक्स्ट बुक उन्हें जो है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो उन्हें हेल्प करेगी, हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा ये पाठ्यक्रम होता है ये इन्हें सपोर्ट करेगा और
यहां पर जो हमारा स्कूल होता है ये इन्हें गाइड करेगा, स्कूल और टीचर जो है ये इन्हें गाइड करेगी। तो इस तरीके से बच्चे को बहुत सारे अवसर यहाँ पे मिलेंगे और बच्चे की प्रगति होगी और इसी को हम प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का नाम देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि इसके अंदर ये माना गया है जो लर्नर होता है, जो यहाँ पे चीज़ें सीख रहा है बच्चा, वो क्या है, वो नॉलेज को बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। हमें इस चीज़ को मान के चलना है कि बच्चा जो है वो ज्ञान की संरचना करता है, ज्ञान को ये एक तरीके से क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बताया गया है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन अभिप्रेरणा होती है। जैसे कि हमें पता है हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति मोटिवेटेड होगा वही किसी काम को अच्छी तरीके से कर पाएगा। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम मोटिवेशन दो तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। एक तो बच्चे के अंदर से मोटिवेशन आएगा जिसे हम आंतरिक प्रेरणा या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के नाम से ही जानते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपने आप ही अंदर से मोटिवेटेड होगा किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए। इससे आपको भी पढ़ाने में आसानी होगी क्योंकि बच्चा सामने से आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, सामने से वो चीज बच्चा सीखना चाह रहा है। इसके अलावा अगला है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा कोई काम करके आता है, जो आपने काम दिया है, आप उसे यहाँ पे क्या करते हो, पूरी क्लास के सामने आप उसकी तारीफ करते हो, तो इस तरीके से वो बाहरी तरीके से अभिप्रेरित हो जाता है। तो ये अगर कोई और उसे अभिप्रेरणा दे यानी कि कोई और उसे मोटिवेटेड करे तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और अगर वो खुद हो रहा है तो यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। आई होप ये जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होती है। अगर आप किसी नए वातावरण में, किसी नए एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से वहाँ पे तालमेल बिठा पाए, अच्छी तरीके से एडजस्ट हो पाए, दूसरों की बात को आप अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाए, तो ये सारी जो आपकी एबिलिटी होती है, ये सारी जो आपके अंदर एक तरीके से कह लीजिए गुण होते हैं, ये सभी आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी सीटेट परीक्षा में इंटेलिजेंस से संबंधित जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बुद्धि लब्धि के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमारी IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इसका एक सूत्र है जिससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि IQ का क्या सूत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बच्चे की अगर हम मानसिक आय यानी कि जो बच्चे की जो मेंटल एज होती है उसको हम उसकी जो वास्तविक आयु होती है यानी कि जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जैसे कि बर्थ से लेकर अभी तक वो कितने साल का हुआ है, इन दोनों को अगर हम भाग कर दें और 100 से अगर हम गुणा कर दें यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसी भी व्यक्ति की यहाँ पे IQ आ जाती है। इसके अलावा ये जो IQ टर्म है, ये जो IQ शब्द है, ये किसने दिया, तो ये आप लिखेंगे विलियम स्टर्न द्वारा ये वर्ड दिया गया था। साथ ही साथ अगर हमें पूछा जाए कि ये जो फॉर्मूला है, देखिए दो चीजें हैं, एक IQ का ये टर्म यानी कि IQ शब्द किसने दिया, तो ये बोलेंगे आप विलियम स्टर्न ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि IQ का फॉर्मूला यानी कि जो सूत्र मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये किसने दिया, तो ये आप बोलेंगे टर्मन द्वारा दिया गया है। इसके अलावा कुछ इंटेलिजेंस की थ्योरी है जिससे हमारे पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो है ये किसने दी और इसके अंदर क्या बताया गया। तो देखिए यूनिफैक्टर का मतलब है एक कारक, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे बीनक बताते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है इसका एक कारक होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे जनरल फैक्टर बोला यानी कि सामान्य कारक, जिसकी मदद से हम अपने आसपास की डे टू डे लाइफ के काम को करते हैं। इसके अलावा दूसरे जो यहाँ पे हमें थ्योरी दी गई ये हमारे सामने द्विकारक सिद्धांत है, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये दी किसने, ये हमें चार्ल्स फेयरमैन द्वारा दी गई है, ये नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स फेयरमैन। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे दो हमें फैक्टर बताए, वो दो फैक्टर क्या थे, एक हमारे जो सामान्य कारक होते हैं यानी कि जनरल फैक्टर, जैसे कि हम लोग जो एक्टिविटी, जो हम क्रियाकलाप अपने डे टू डे लाइफ में कर पा रहे हैं, जैसे कि हम लिखना, बोलना, चलना फिरना, हम हर कार्य कर पा रहे हैं, पर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी एक काम को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, तो वो उनका क्या हो जाता है, वो उनका स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक हो जाता है।
देखिए, यहाँ पे हम देखें तो हर बंदा भाग पाता है, हर कोई चल पा रहा है, पर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा होगा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रेस करता होगा, बहुत अच्छी तरीके से भाग पाता होगा और सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो दूरी तय कर लेता होगा, यानी कि अच्छा वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो देखिए, हम जो कार्य सब मिलकर कर पा रहे हैं वो हमारे जनरल फैक्टर है, यानी कि सामान्य कारक है। पर अगर उस बच्चे के अंदर कोई विशिष्ट यानी कि कोई स्पेसिफिक फैक्टर देखा गया, यानी कि जो सबसे अलग हटके होता है, उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक के नाम से जानते हैं। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इससे संबंधित बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम्पल पेपर में भी क्वेश्चन दिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और इन्होंने हमें बताया जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ये इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ये आपकी कैसी है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि जो है ये बहुआयामी है। और इन्होंने हमें इंटेलिजेंस के 8 अलग अलग टाइप यहाँ पे बताए। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई। अगर किसी बच्चे के भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है, यानी कि वो 2 से ज़्यादा भाषा यहाँ पे बोल पा रहा है, तो वो यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि के अंदर आएगा। इसके अलावा आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉजिक बहुत अच्छा लगा पाते हैं, यानी कि तर्क वो बहुत अच्छा लगा पाते हैं और साथ ही साथ उनका गणित में भी यहाँ पे नॉलेज बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे उनके अंदर लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखा जाता है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है म्यूजिकल, यानी कि अगर किसी बच्चे का म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, म्यूजिक में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एक है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दोनों में फर्क क्या है? अगर आप खुद के बारे में आपको अवेयरनेस है, यानी कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, आपकी क्षमता कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप अगर खुद को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। बट कभी कभार ये होता है कि हमें दूसरों को भी समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम दूसरों की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाए, दूसरों की बात को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाए, ग्रहण कर पाए, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो कहलाती है। इसके अलावा अगला है कि अगर हमारी बॉडी में बैलेंस हमारा बहुत अच्छा है, यानी कि हमारे शरीर में हमारा नियंत्रण बहुत अच्छा है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको उनकी बॉडी में बहुत अच्छा यहाँ पे बैलेंस देखा जाता है, तो उनके अंदर बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। अगला है स्पेक्ट्रल यानी कि स्थायिक। स्थायिक में क्या चीज़ें आ जाती है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कि अपने माइंड में इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, जैसे कि जो मूर्तिकार होते हैं। मूर्तिकार क्या करते हैं, मूर्ति बनाने से पहले उनके दिमाग में एक छवि आ जाती है। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं वो भी हमें घर का एक मैप यहाँ पे दे देते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होती है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पजल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। अगला है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब प्राकृतिक। अगर हम अपने नेचर के साथ जुड़े हैं और उसके लिए हमारे मन में एक तरीके से संवेदना है, यानी कि हम सिंपैथी दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगे। आई होप ये जो मैंने इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। अब हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर करेंगे जो कि है हमारा एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टॉपिक से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जानते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ये क्या है। ये एक तरीके का दस्तावेज है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोगों को ये बताता है कि हमें अपने विद्यालय में, हमें अपने स्कूल के अंदर हमें बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ा रहे हैं। यानी कि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोगों को ये बताता है कि हमें बच्चे को किस तरीके से टीच करना है। इसके अलावा अगर हम ये जो एनसीएफ 2005 है इसका अगर मेन एम देखें तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को जो हम विद्यालय जीवन में, यानी कि जो बच्चों को हम स्कूल लाइफ के अंदर जो भी हम ज्ञान देंगे, जो भी हम नॉलेज देंगे, वो बच्चे को हमें उनकी बाहरी जीवन के साथ जोड़ के हमें उसे चीज़ें
पढ़ानी है। यानी कि यहाँ पे रट्टा मारना या फिर आप कह लीजिए मेमोराइज करना, इस चीज को प्रमोट नहीं किया गया। यहाँ पे ये बोला गया है कि यदि आप कोई भी विषय अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अपनी क्लासरूम में अगर आप टीच करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप नॉलेज यहाँ पे, जो भी आप ज्ञान यहाँ पे बच्चे को प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसा आपका ज्ञान होना चाहिए जो कि बच्चे को उसके बाहरी जीवन में भी मदद करे। यानी कि जैसे कि अगर हम गणित का सेक्शन कर रहे हैं, तो गणित के सेक्शन में हमें ध्यान देना होगा कि हम बस सूत्र यानी कि फॉर्मूले को रटवा के हम क्वेश्चन को हल करने तक बच्चे को सीमित ना रखें। हमें क्या करना है कि बच्चा अपनी डे टू डे लाइफ में उसे किस तरीके से प्रयोग करे। हम विज्ञान का सेक्शन कराएं तब हम लोगों को चीजें रटवानी नहीं है, हमें करके सीखने पे यहाँ पे बल देना है। तो लर्निंग बाय डूइंग पे ये बल देता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एनसीएफ से संबंधित है, जैसे कि मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। ये हमारे क्लासरूम में देखा गया है कि बच्चे जो है पढ़ते हुए उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट जब परीक्षा की घड़ी पास आती है तब बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए। तो हम लोगों को बच्चे के मन से ये जो डर होता है परीक्षा का, ये निकालना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जामिनेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके अलावा हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बच्चे का फोकस करना है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें संज्ञान यानी कि कोग्निशन का नहीं करना, बच्चे का हर तरीके से विकास होना चाहिए, हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगला है लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रट्टा मारने को प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये बोला गया है कि जो बच्चे रट के चीजें सीख रहे हैं आप उसको शिफ्ट कर दीजिए और बच्चे समझ के उस चीज़ को सीखें, इस चीज़ पर आपको बल देना है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मेन एम ये एनसीएफ का है क्या कि कनेक्ट करना है हमें बच्चे की नॉलेज को, बच्चे के ज्ञान को कहाँ से, उसके बाहरी जीवन से, उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड से, ताकि वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके, उस चीज़ को अप्लाई कर सके। आई होप ये एनसीएफ आपको शॉर्ट में ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आरटीई 2009 को जरा देखते हैं। इसके अलावा एनसीएफ जो बना था ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है। और उस समय जो यहाँ पे अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में बना था वो क्या था, इसको जरा समझते हैं। इसके अंदर ये बोला गया कि हर नॉर्मल बच्चे, देखिए दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है, एक तो नॉर्मल बच्चों के लिए, एक यहाँ पे डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, हर बच्चे को, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। और अगर कोई डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पे 6 से लेकर 18 वर्ष ये रखा गया। तो देखिए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कितना, 6 से लेकर 14 वर्ष, और जो आपके डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज जिनके अंदर होती है, उनके लिए 6 से लेकर 18 वर्ष। ये क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। इसके अलावा ये जो आरटीई एक्ट है ये पूछा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि ये फॉर्म कब हुआ था, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे 2009 में। और इसको अप्लाई कब किया गया ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट JNK, मतलब JNK को छोड़कर बाकी सभी जगह पे कब अप्लाई किया गया, कब लागू किया गया, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2010 में। ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर हमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी कि एक कक्षा में जिसके अंदर हम पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक कक्षा में यानी कि प्राइमरी क्लासरूम में प्यूपिल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक पे कितने यहाँ पे विद्यार्थी होने चाहिए, तो 30:1, मतलब 30 विद्यार्थियों में एक अध्यापिका यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा अपर प्राइमरी में ये जो रेशियो यहाँ पे बनाया गया ये 35 में एक टीचर का बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे हमें न्यूनतम कार्य दिवस यानी कि मिनिमम वर्किंग हार जो होते हैं ये भी हमें बताया गया। इसमें क्या बताया गया कि प्राइमरी लेवल में यानी कि प्राथमिक स्तर पे अगर हम दिन में देखें तो यहाँ पे 200 आपके दिन बताए गए यानी कि 200 डेज, और अगर हम घंटों में देखें तो ये 800 घंटे हमें बताए गए। इसके अलावा अपर प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाती है, दिन जो है ये 20 बढ़ गए यानी कि 220 हो गए, और घंटे जो है यहाँ पे 800 घंटे से 800 हार्स से यहाँ पे 1000 हार्स ये रखा गया अपर प्राइमरी लेवल के लिए यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। इसके अलावा जो EWS कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं इनके लिए यहाँ पे बताया गया कि हमें 25% आरक्षण अपने क्लासरूम में
करना है, अपने विद्यालय में करना है। साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कि 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके विद्यालय और उनके घर के बीच में जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपर प्राइमरी के लिए कितना बताया गया, 3 किलोमीटर ये यहाँ पे सेट किया गया। साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कि हमारे स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए जिसे हम SMC के नाम से जानते हैं, जो कि ये चीज़ रेगुलेट करे कि बच्चे की तैयारी, बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन होने चाहिए, इसके अध्यक्ष होने चाहिए अभिभावक यानी कि पेरेंट्स। आई होप ये जो दोनों टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए कुछ और टॉपिक बच गए वो भी जरा कवर करें। अब चलिए हम लोग मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है इसको जरा डिस्कस करें। देखिए, अगर हम कहें कि बच्चे का आपको मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो यहाँ पर हम लोग बच्चे की परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के हम लोग देखेंगे कि बच्चे का कितना ग्रोथ हुआ है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया है। तो यहाँ पे माना जाता है कि हमें जो मूल्यांकन करना है वो किस तरीके से करना है, कंटिन्यूस, सी यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए है, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन करना है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है। अब देखिए कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में एंड में हम लोगों को एग्जाम लेके बस ये चेक नहीं करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, हमें कंटिन्यूस बीच बीच में भी बच्चे का टेस्ट लेना है ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें हम बहुत सारे एरिया को साथ में कवर कर सके। सिर्फ हमें बच्चे के कोग्निशन को यानी कि संज्ञान को नहीं देखना, बच्चे के शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हमें हर चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अगर हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है, तो आप कहोगे CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमें करना है। इसके अलावा हमें असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आकलन कितने तरीके से हम कर सकते हैं, बच्चे को हम ऑब्जर्व कितने तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए टेस्ट कितने तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए ये जो आकलन होता है, जो असेसमेंट होता है, वो मेनली 3 यहाँ पे तरीके से किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन, बच्चे ने जो चीजें सीखी हैं पूरे साल में उसका टर्म एंड में हम लोग जो टेस्ट लेते हैं उसे हम ऐसे यानी कि समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। इससे हमें बच्चे के ग्रोथ का पता चलता है, बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए हमें पता चलता है, और साथ ही साथ हम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन। यहाँ पे बच्चे का असेसमेंट क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे बच्चे का आकलन क्यों किया जा रहा है, ताकि बच्चा क्या सीख सके, बच्चा कोई नई चीज सीख सके। तो ये हमारा लर्निंग प्रोसेस के बीच में होता है। अब आप कहेंगे लर्निंग प्रोसेस के बीच में कैसे पॉसिबल है, तो लर्निंग प्रोसेस के बीच में बच्चे के लिए किया जाता है कि यहाँ पे जैसे कि बच्चे के लिए क्विज रख दिया गया, बच्चे के शॉर्ट यूनिट टेस्ट वगैरह ले लिए गए, तो इसे हम यहाँ पे रचनात्मक आकलन यानी FA फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और तरीके का आकलन होता है असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि अधिगम के रूप में आकलन। ये यहाँ पे बच्चा खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए ये खुद अपने आप का यहाँ पे क्या करता है, आकलन करता है, यहाँ पे असेसमेंट करता है। आई होप ये वाला साइड आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम लोगों का एक टॉपिक है जो CDP में पूछा जाता है, जेंडर का। अब देखिए जेंडर जो शब्द है ये क्या है, ये हमारा समाज यानी कि सोसाइटी के द्वारा दिया गया एक शब्द है। अब देखिए अगर इसकी जगह ये वर्ड होता है सेक्स, अब ये जो सेक्स वर्ड है ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि जो हमारा जो एक तरीके से ये देखा जाता है कि ये काम लड़कियां करेंगी, ये काम लड़के करेंगे, तो ये क्या है, वो जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी कि यहाँ पे लेबल कर दिया गया है। इस तरीके से हमें अपनी कक्षा में इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो बच्चों के अंदर देखी जाती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, पठन से संबंधित होती है यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि लेख क्या है वही नहीं समझ में आता। डिसकैलकुलिया यानी कि जो कैलकुलेशन गणित से संबंधित होता है। डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया जो होता है वो मोटर कौशल। अब देखिए मोटर कौशल 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी फाइन मोटर स्किल और एक होती है ग्रॉस।
अब देखिए, जो हमारी बड़ी मांसपेशियों में जो पकड़ होता है वो हमारा होता है ग्रॉस, और जैसे कि मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है तो ये हमारी जो हमारी मसल्स होते हैं उनके लिए फाइन मोटर स्किल शब्द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमारे सीडीपी में दो शब्द का यहाँ पे यूज किया जाता है, एक अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको ये वर्ड मिल जाएंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? अगर आप किसी भी समस्या का, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा अगर आप हल निकाल पाएं तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये आपका क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, यानी कि क्रिएटिविटी बताता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने तरीके से किसी समस्या का समाधान सोच सकते हो। दूसरा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है कि अगर हमें फाइनल कंक्लूजन में पहुंचना है, फाइनल रिजल्ट में पहुंचना है, तो हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे जब हम आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो वो कन्वर्ज हो जाती है चीज़ें, तो ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए, हमें बच्चे को यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है, यानी कि एक समस्या का वो एक से ज़्यादा समाधान निकाले, हमें इस चीज़ पे बल देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक टॉपिक भी पूछा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर ये माना गया है कि हमें बच्चे को एक एक्टिव, यानी कि सक्रिय, और साथ ही साथ एक ऐसा भागीदार बनाना है जो कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे सकें। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जो कि बालक के लिए, जो कि बच्चे के लिए यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ये हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे रूल एक तरीके से बना दिया गया है। आई होप ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे हों, इफेक्टिव लगे हों। अब चलिए मैं आपके साथ एग्जाम्पलर क्वेश्चन के पेपर में जो हमें सीडीपी का पेपर 1 और पेपर 2 के जो क्वेश्चन दिए गए वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं, और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। अब मैं आपके साथ पेपर 1 और पेपर 2 में दिए गए सीडीपी यानी कि बाल विकास के जो प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और देखिए, हम आसान से आसान अप्रोच से इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो एग्जाम्पलर पेपर में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे इंग्लिश में दे रखे हैं। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न जो हमें पेपर 1 के पार्ट 1 का दिया गया है, ये हमें ली वाइगॉट्स्की, यानी कि आपका ली वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दिया गया है, सोशो कल्चर थ्योरी का दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि सान्या एक लड़की है जो कि एक टास्क में खुद को यहाँ पे नियंत्रित कर रही है, खुद को रेगुलेट कर रही है कि मुझे इस टास्क में आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज और थॉट को लेके, यानी कि भाषा और हमारे चिंतन को लेके क्या शब्द यूज़ किया है, यहाँ पे प्राइवेट स्पीच किसके लिए यूज़ किया है। तो देखिए, अभी मैंने आपके साथ थ्योरी को डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था जो व्यक्तिगत वाक होता है वो बच्चा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर आपने थ्योरी वगैरह जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो डीप में समझे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे अगला जो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हम लोगों को कोलबर्ग की जो थ्योरी है, हमें जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है यानी कि नैतिकता का सिद्धांत जो है, ये उसका पूछा गया है। एक बच्चा जो है वो कहता है कि जो हिंस नाम का व्यक्ति था उसको केमिस्ट शॉप से दवाइयाँ नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए, अगर उसे जेल भेज दिया जाएगा तो ये यहाँ पे कौन सी इनमें से अवस्था में है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी कि वो एक ऐसी अवस्था में जिसमें बस उसको ये है कि अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो वो व्यक्ति भी मेरी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगला है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी कि समाज के जो मापदंड है उसको वो स्वीकार करना चाह रहा है। या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडेंट ओरिएंटेशन। अब देखिए, पनिशमेंट एंड ओबीडेंट ओरिएंटेशन में वो है क्योंकि उसे दंड से यहाँ पे डर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को लेके कितना तर्क लगा सकें, कितना हम उसको क्रिटिसाइज कर सकें, कितना हम अलग अलग तरीके से सोच सकें। तो ऑप्शन दे रखे हैं, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस। अगर हम सीधा सीधा बच्चों को पूछ लें कि क्या तुम्हें इसका जवाब पता है, तो इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बाहर नहीं आएगी। अगला है व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखिए, इससे हम सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। अगला है
इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल, यानी कि क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी। अगला ऑप्शन है व्हाट इज द डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग तब आती है जब बच्चा एक समस्या का एक से ज़्यादा तरीके से समाधान यहाँ पे निकलना चाहे, यानी कि जब बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। अभी अभी मैंने आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग समझाया था, तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखिए इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से दिए गए हैं। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि डी ऑप्शन नीचे है। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी कि इंटेलिजेंस बुद्धि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है वो कन्वर्जेंट होती है। मैंने अभी आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में बताया था, अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में बताया था। अभिसारी नहीं होती, वो डाइवर्जेंट होती है, यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे तरीके से हम बुद्धिमत्ता को हासिल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि इंटेलिजेंट जो है वो परमानेंट चेंज करता है बिहेवियर को, और यहाँ पे बोल रखा है अगर हम एक्सपीरियंस बच्चे को देते रहे। देखिए परमानेंट चेंज तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब भी किसी भी नए जगह पे जाएंगे हम लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो इंटेलिजेंस की एबिलिटी है वो कोई व्यक्ति कितना अच्छा है इससे उसके पता चलता है। तो देखिए इससे यहाँ पे इसका कोई संबंध है नहीं। अगर हम आखिरी ऑप्शन में जाएं तो इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मैंने आपको बताया था बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, ये बात बोली गई है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे बोल रखा है रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड। यहाँ पे बोल रखा है कि हम बच्चे को यहाँ पे एक तरीके से फोर्स करें कि वो लर्निंग एक्टिविटी में पार्ट लेते रहे। क्यों? ताकि एक तो उसे पनिशमेंट ना मिले, एक या फिर उसे यहाँ पे रिवॉर्ड मिले, यानी कि पुरस्कार मिले। उससे क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे एक तरीके से बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, लर्निंग एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, लोगे तो तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे का जो नेचुरल इंटरेस्ट है और क्रियोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जबरदस्ती उस कार्य को कर रहा है। बच्चे का मन नहीं है पर बच्चे को जबरदस्ती उस कार्य को करना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है इस वजह से सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक टीचर जो है विनोद को ऑब्जर्व करती है मॉडल बनाते हुए, और मॉडल बनाते हुए वो क्या कर रहा है, मॉडल बनाते हुए उसने क्या किया, अलग अलग तरीके से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो चूने का वो होता है, उससे वो क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क वगैरह बना रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई मूर्तिकार हो या फिर कोई आर्किटेक्चर हो जो एक मॉडल वगैरह बना के हमें दे, तो वो क्या होता है, हमारी स्थायिक बुद्धि होती है, स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक वही आ रहे हैं आपके पेपर में जो आपका पहले से पूछा जाता था, बट पूछने का नजरिया और पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पोस्टुलेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर हम बल दें। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म के पोस्टुलेट्स हैं, यानी कि तरीके से कह सकते हैं कि सिद्धांत है। तो देखिए कौन सा नहीं है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरे को अगर आप पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ अ लर्नर मस्ट बी री इन्फोर्स टू अश्योर्ड लर्निंग, यानी कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो री इन्फोर्स करता है उसको लर्न करने के लिए। तो कई बार ये नहीं होता, ये एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन से भी बच्चा चीज़ें सीख जाता है। बाकी ये जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पे सही है, ये इसके पोस्टुलेट्स हैं, इनको आप पढ़ के देखिएगा। अब चलिए जरा पेपर 2 के जरा हम क्वेश्चंस करके देखते हैं जो कि हमें सीडीपी के दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप इसी चीज़ को अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बना के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ये डिफ़िकल्ट लगेगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है कि जो नूर है वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, और लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार वो कौन सी अवस्था में है जब वो अपने दोस्त को बोलते तान्या को कि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था, आज तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए। तो वो एक्सचेंज के ऑप्शन में है, और यहाँ पे कन्वेंशनल नहीं होगा, ये प्री कन्वेंशनल है।
ये ऑप्शन में ही यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, वहाँ पे उसने तान्या के साथ अपना लंच बॉक्स क्यों शेयर किया था कि कभी कभार अगर मैं लंच बॉक्स ना लाऊं तो मैं तान्या को बोल सकती हूँ कि तान्या अपना लंच बॉक्स मुझे दे दे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि ड्राइंग इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें जो 6 से लेकर 8 वर्ष तक का बच्चा है वो इनमें से कौन सी चीजें यहाँ पे शो करेगा। जो 6 से लेकर 8 वर्ष तक का बच्चा होता है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए वो कौन सी अवस्था में होगा। तो देखिए मैंने आपको 4 अलग अलग अवस्था बताई थी। 0 से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। सेंसरी मोटर स्टेज संवेद्य पेशी अवस्था। फिर उसके बाद 2 से लेकर हमारी जो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। फिर 6 से लेकर जो 8 वर्ष तक की जो अवस्था के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के जो लॉजिक होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि अपनी कक्षा में ये सारे साइन, ये सारे संकेत दे रहा है, जैसे कि उसको रीडिंग में काफ़ी एंजाइटी होती है, मतलब पढ़ते हुए काफ़ी झिझकता है। इसके अलावा उसको लेटर्स और वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में उसे दिक्कत होती है। उसका जो शब्द वोकैबलरी है वो थोड़े से पुअर है और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ने में उसे डिफ़िकल्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को क्या है, यहाँ पे बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है, यानी कि उसे अगर पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया है, अगर उसे लिखने में दिक्कत है तो वो आपका क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। तो ये सारे संकेत जो हैं ये बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को दिखाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें इंटेलिजेंस का एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे, एक लक्षण यहाँ पे दे रखा है और बताना है कि वो किस तरीके का इंटेलिजेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर ये जो दे रखा है वो क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम किसी और के मूड को, टेम्परामेंट को, यानी कि किस तरीके से वो सोचता है, विचारता है, और उसकी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को, उसकी इंटेंशन को, किसी और की इंटेंशन को समझ पाते हैं तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा था कि 2 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, एक इंट्रा और एक इंटरपर्सनल। इंट्रा तब होती है जब हम खुद के बारे में चीज़ें समझ पाएँ और इंटर कब होती है जब हम दूसरों के बारे में चीज़ें समझ पाएँ। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी इन सब चीज़ों से। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन यानी कि बाह्य रूप से अभिप्रेरणा होना उस बच्चे में। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं होमवर्क करूँगा तो मुझे असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये किसने बोला होगा, ये उनकी टीचर ने बोला होगा। तो टीचर यहाँ पे एक तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ अभी मैंने आपके टॉपिक में एक टॉपिक यहाँ पे मिस कर दिया था, सॉरी। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि उपचारात्मक जो हमारे आकलन होते हैं वो क्या होते हैं। अगर बच्चे को कहीं पर, जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर बच्चे को मैंने उसके टेस्ट पेपर को चेक किया, मतलब टेस्ट लिया, टेस्ट पेपर को चेक किया, टेस्ट पेपर को चेक करने के बाद अगर कोई गलती निकलती है तो हम क्या करते हैं, हम उस गलतियों को अलग कर लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं, उसका हम उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग यहाँ पे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ये 4 टीचर्स जो स्टेटमेंट यूज कर रही हैं, इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में बोल रखा है कि जो टॉपिक बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है वो पढ़ा दो, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि स्कॉलरशिप देने के लिए, या फिर उनके मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हुआ है, या फिर ये बोला गया है आपका ए ऑप्शन में कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो बच्चे की जो प्रीवियस ईयर में जो बच्चे की गलतियां हैं उसको दूर करके उसके प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सके। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है सिमी मदर सॉ सिमी हैड कंप्लीट अ वेरी टफ असाइनमेंट आफ्टर डिवोटिंग अ डिपिक्टेड टाइम ऑफ एन हार। तो यहाँ पे बोल रखा है सिमी की मम्मी ने उसे देखा कि सिमी ने एक टफ असाइनमेंट को पूरा कर दिया और वो पूरा टाइम जब उसने दिया
टू एनकरेज हिज स्टडी हैबिट। तो सिमी की मदर चाह रही हैं कि सिमी की माता जी चाह रही हैं कि वो इस तरीके से पढ़ाई में ध्यान देते रहे, तो उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन्हें यहाँ पे उसे री इन्फोर्स करना चाहिए, पूर्वबलन उसका करते रहना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव तरीके से, दोनों तरीके होते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो यहाँ पे इस कार्य को आगे आगे भी करते रहेगी। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आप लोगों को इफेक्टिव लगा होगा। इस सेशन में इतना ही, मैंने आपके टॉपिक्स कवर किए हैं, आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कवर किए हैं। अब मैं आपसे कल मिलूंगी आपकी मैथ्स पेपर 1 के जो न्यूमेरिकल हमारे पूछे जाते हैं उसकी मैराथन क्लास के साथ। आप लोग इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।